हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी दर्पण द्वारा यानी उत्तल दर्पण हो चाहे वह अवतल दर्पण, किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। यानी जब भी किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। यह प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और कहां कहां बनता है, कैसा बनता है, छोटा या बड़ा बनता है, आभासी या वास्तविक बनता है, और सारी कंडीशनें हम इसको देखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम उस कंसेप्ट को भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपके लिए थोड़ा सा बताया था। और पहली कंडीशन हमने पढ़ ली थी कि जब वस्तु किसी दर्पण के सामने अनंत पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इसको हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज हम उस कंसेप्ट पर ही बात करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया था। वह कंसेप्ट क्या था? मात्र 10 से 20 सेकंड में उसी कंसेप्ट के द्वारा चाहे वस्तु किसी दर्पण के सामने अनंत पर हो, फोकस पर हो, केंद्र पर हो, चाहे इनके बीच में किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, उसके जो प्रतिबिंब बनने वाले हैं सभी की पोजीशन, सभी की स्थिति जो है हम एक ही बार में 10 से 20 सेकंड में बता सकते हैं। हाँ दोस्तों, हम 10 से 20 सेकंड में उस वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी आकृति, आकार, छोटा बड़ा, वास्तविक या आभासी, सारी चीजें हम 10 से 20 सेकंड में ही बता सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम पढ़ने वाले हैं कि बेसिक से क्या है, इसका बेसिक क्या है, और फिर हम उसका बताएंगे कि वह कंसेप्ट क्या है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की स्थिति को देखकर ही बता सकते हैं कि दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनेगा। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन वीडियो के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार से दर्पणों द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण के लिए और इसके बाद पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए। और मैं उन कंसेप्ट को भी बताने वाला हूं, जैसे कि किसी भी वाहन की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किस शीशे का प्रयोग किया जाता है, तो और किया जाता है तो क्यों किया जाता है, ऐसा कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं। खंभों पर लगने वाली लाइटें, उनमें किस शीशे का प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। यदि आप उन्हें कंसेप्ट से याद करते हैं, रीजन के साथ याद करते हैं कि ऐसा ही क्यों है, यही दर्पण क्यों प्रयोग किया जाता है, अन्य क्यों नहीं किया जाते, और ऐसा इसमें क्या है, यह दर्पण, ये जो भी दर्पण प्रयोग किया जाएगा वह दर्पण क्या करता है, किस कारण से यूज किया गया है यह दर्पण, तो उस कंसेप्ट को भी मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको वह कभी आप उसको कभी भूल ना पाओ और अच्छे तरीके से आपको वह याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट था कि जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी हो, कहाँ रखी हो, यह दोस्तों अनंत पर रखी है वस्तु। तो इससे पहला हम थोड़ा वीडियो में हमने आपको प्रकाश परावर्तन के नियम पढ़ाए थे, उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वह बहुत जरूरी है, उन्हीं के अनुसार ये सारी चीजें बन पाती हैं। तो पहला नियम क्या था कि जब भी किसी दर्पण पर कोई भी प्रकाश किरण उसके समानांतर आपतित होती है, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरण आपतित होगी, तो वह उसका परावर्तन होना है। परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। दूसरा नियम था कि यदि जब भी कोई किरण उसके केंद्र से होकर आती है, जब भी कोई किरण किसी दर्पण पर उसके केंद्र से होकर आपतित होती है, तो उसका परावर्तन जो होता है वह केंद्र से ही वापस हो जाती है। तो इन्हीं नियम के आधार पर हमने इसको पढ़ा था, और यह प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है आपको हमने पहली क्लास में पढ़ा दिया है। आप उस क्लास को देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि वीडियो के द्वारा जो हमने बताया था वो क्या कंसेप्ट था कि यदि जब भी किरणें आपस में जहां भी वास्तव में मिल जाएंगी वही प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और यदि हमें मिलती हुई प्रतीत हो या उनका आभास हो कि जैसे कि ये मिल जाएंगी, तो वहां बनता है प्रतिबिंब आभासी। तो इसी को देखते हैं, जब वस्तु कहाँ रखी है अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब जो बना है वह फोकस पर बना है।
और हम एक ही उस जो कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उस कंसेप्ट से सारी कंडीशनें कहीं भी रख ली जाए, चाहे केंद्र तथा अनंत के बीच में रखी जाए, केंद्र पर रखी जाए, फोकस तथा केंद्र के बीच में रखी जाए, चाहे फोकस पर ही क्यों न रखी जाए, ध्रुव तथा इसके बीच में रखी जाए, कहीं भी रखी जाए, सारे प्रतिबिंब आपको 10 से मात्र 10 से 20 सेकंड में ही आपको याद हो जाएंगे। तो देखते हैं, पहले इसको बेसिक समझते हैं और फिर उस कंसेप्ट को भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये सामने कोई एक वस्तु रखी है जो अनंत पर रखी गई है और उससे चलने वाली किरण है, पहली किरण गई है उसके केंद्र से और वह केंद्र से ही वापस हो गई है, यानी आपतित किरण दर्पण में पड़ती है, परावर्तन के पश्चात उसी से लौट जाती है। दूसरा है कि जब भी कोई किरण किसी मुख्य फोकस से होकर आती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, या इसका नियम दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो फोकस से होकर चली जाती है। उसी का यह दूसरा रूप है कि आपतित किरण जब मुख्य फोकस से आई है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाती है। तो इसी के अनुसार जब हमने देखा कि यह किरण है तो फोकस के नीचे मिलती है, तो इसका मतलब यहाँ पर मिल गई है। इसका जो मतलब है कि यहाँ पर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और जैसे ही हमने इसको मिलाया तो देखा कि प्रतिबिंब उसका उल्टा है और वास्तविक है, वस्तु से छोटा है, बहुत छोटा है, वस्तु का आकार बड़ा है और इस प्रतिबिंब का आकार छोटा है। तो इस प्रकार से मान सकते हैं कि यदि वस्तु AB है तो उसका प्रतिबिंब जो है A' B' है। तो इसमें हमने लिखा था कि क्या बना है हमारा दर्पण में, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी इमेज के बारे में। इमेज क्या है हमारा, इमेज के बारे में थोड़ा लिख देते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना है। दोस्तों, सबसे पहले तो बना है वास्तविक। कैसा बना है? वास्तविक। वास्तविक क्यों बना है? क्योंकि यह किरणें वास्तव में मिलती है। क्यों बना है वास्तविक? क्योंकि यह किरणें वास्तव में मिलती है। दूसरा है उल्टा बना है। कैसा बना है? उल्टा बना है। और तीसरा जो पॉइंट है, इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक है या आभासी है, ये हमने आपको बता दिया है। तीसरा जो पॉइंट है कि छोटा है या बड़ा है, तो हम देख लेते हैं कि वस्तु से बहुत छोटा है, लिख सकते हैं बहुत छोटा, बहुत छोटा, क्योंकि वस्तु अनंत पर रखी गई है। जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने, यहाँ हमने अवतल दर्पण को लिया है तो अवतल दर्पण लिख सकते हैं, अवतल दर्पण, इसको कहते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। तो इसकी हमने सारी कंडीशनें देख ली हैं कहाँ बनता है। अब हम चलते हैं अगली कंडीशन पर। पहले ये अनंत पर रखा है, अब अनंत के पश्चात जाएगा केंद्र तथा अनंत के बीच में यहाँ आ जाएगा। तो इसी कंडीशन को समझने के लिए हम देखने वाले हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जो कंसेप्ट है दोस्तों, आपको मैं थोड़ा सा उस कंसेप्ट से परिचित कराता हूँ। वैसे तो मैंने पहली क्लास में पढ़ा दिया है, तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। उसी कंसेप्ट के द्वारा सारी पोजीशनें एकदम से तैयार होती है और अभी मैं उस कंसेप्ट को समझाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा कंसेप्ट को देखते हैं, फिर कंडीशन को बेसिक से देखते हैं और लास्ट पॉइंट पर भी देखेंगे। जब सारी कंडीशनें बेसिक टू हाई लेवल यानी एडवांस लेवल तक हमारी तैयार हो जाएंगी, फिर हम उस कंसेप्ट से अप्लाई करेंगे। क्या हम किसी क्वेश्चन को देखते ही बता पा रहे हैं? मात्र 10 से 20 सेकंड में उसका आंसर आप दे पाओगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो पहले देख लेंगे कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट दोस्तों ये है कि जब भी कोई वस्तु किसी दर्पण की ओर बढ़ती है तो उसका प्रतिबिंब भी उस वस्तु की ओर बढ़ता है। क्या कहा दोस्तों कि जब भी कोई वस्तु किसी दर्पण की ओर बढ़ती है तो उस वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब भी उस वस्तु की ओर ही गति करने लगता है। यानी जब भी कोई वस्तु इस अनंत पर रखी है और उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बना है, यदि इस वस्तु को केंद्र की ओर बढ़ा दिया जाए, यानी अनंत तथा केंद्र के बीच में बढ़ा दिया जाए, तो यह प्रतिबिंब भी फोकस तथा केंद्र के बीच में आ जाएगा। यानी जब भी कोई वस्तु लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, क्या लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, तो वह जो प्रतिबिंब है वो भी राइट टू लेफ्ट बढ़ जाएगा। किधर बढ़ जाएगा? राइट टू लेफ्ट बढ़ जाएगा। यानी इधर की ओर बढ़ जाएगा प्रतिबिंब और इधर से बढ़ जाएगी वस्तु। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी दोस्तों कि जब ये वस्तु तथा प्रतिबिंब दोनों ही एक दूसरे के बराबर पे आ जाएंगे, दोनों ही एक दूसरे के बराबर पर आ जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वस्तु सीधी होगी और प्रतिबिंब उसका उल्टा होगा। कैसे होगा? वो है कि यह वस्तु
केंद्र तथा अनंत के बीच में होगी तो यहाँ आ जाएगी। फिर प्रतिबिंब इसका जो बनेगा वह फोकस तथा केंद्र के बीच में आ जाएगा। और अगली कंडीशन इस मध्य से निकल करके ये केंद्र पर आएगी और इसके मध्य से निकल कर प्रतिबिंब भी इसके नीचे ही आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? इसके। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनने वाली है दोस्तों, उस कंडीशन को समझ सकते हो कि इस कंडीशन में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन है, क्योंकि इस कंडीशन में सिर्फ वस्तु तथा प्रतिबिंब में इतना ही अंतर रहता है कि जो प्रतिबिंब है वह सिर्फ उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के आकार का ही बनता है। अभी तो वह बहुत छोटा बना है, जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा और जब लास्ट में इससे भी पार, जब वस्तु केंद्र से भी फोकस की ओर पहुंच जाएगी तो प्रतिबिंब उससे बड़ा हो जाएगा, केंद्र पे आकर के उस पर बराबर हो जाता है। और जैसे ही यह वस्तु केंद्र से फोकस यानी फोकस तथा केंद्र के बीच में आ जाएगी, केंद्र से चल के फोकस के बीच में आ जाएगी, तो वस्तु का जो बनने वाला प्रतिबिंब भी केंद्र से खिसक करके अनंत तथा केंद्र के बीच में आ जाएगा और वस्तु के जो प्रतिबिंब का आकार है वह वस्तु से बड़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र पर सेम थे, बराबर थे, एक ही अंतर था कि प्रतिबिंब जो है वह उल्टा था। अब क्या होगा? इस जब उल्टा था, बराबर था, वास्तविक था, तो जैसे ही वस्तु इधर की ओर बढ़ी तो उसका जो प्रतिबिंब है इस दर्पण में बनने वाला है तो उसका बड़ा बनेगा। और जैसे ही यह वस्तु फोकस पर पहुंच जाएगी तो उसका प्रतिबिंब यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा? अनंत पर, यानी इसके मध्य में था, मध्य से अनंत पर आ गया। तो सभी कंडीशन हो गई। अब एक और कंडीशन रह गई है फोकस तथा ध्रुव के बीच में। ध्रुव को पी से लिखते हैं दोस्तों। किससे लिखते हैं? पी से। P4 होता है पोल, तो ध्रुव को पी से लिखते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि देखो अनंत पर वस्तु थी तो उसका प्रतिबिंब बना था फोकस पर। अब जैसे ही फोकस पर वस्तु रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। और कैसा बनेगा? बड़ा, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा हो गया। वस्तु यहाँ आ गई और प्रतिबिंब वहां चला गया। वस्तु जो यहाँ रखी थी तो प्रतिबिंब बहुत छोटा था और जैसे ही यह वस्तु आ गई तो प्रतिबिंब उधर बड़ा हो गया। इस प्रकार से होता है दोस्तों। अब हम इनको थोड़ा बेसिक से समझ लेते हैं और फिर दोबारा से इस कंसेप्ट पर बात करेंगे। और आप देख ही गए होंगे कि जो आप देख रहे हैं कि जो भी साइज है वही भी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से तैयार होता है। तो इसको समझने के लिए एक नया फिगर तैयार करते हैं कि सेकंड दो कंडीशन आपको मैंने पढ़ा दी थी कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और अनंत तथा केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस तथा केंद्र के मध्य बनता है। और अब तीसरी कंडीशन जो है वह है कि जब वस्तु केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब वस्तु केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आप समझ गए होंगे कि दोस्तों केंद्र पर ही बनता है। क्यों? कि जैसे ही वस्तु इधर से यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ी, प्रतिबिंब भी यहाँ से यहाँ बढ़ा और यहाँ से यहाँ बढ़ा, यानी दोनों की कंडीशन सेम हो जाएंगी, दोनों की पोजीशन सेम हो जाएंगी। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि वस्तु का प्रतिबिंब बनने वाला है जो उल्टा होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा होगा। तो हम उस कंडीशन को समझते हैं कि क्या है वह कंडीशन। अगली कंडीशन को देखते हैं। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल तक करा रहा हूं, ताकि आप चाहें आप कॉपी पे लिखें तो लिखें भी ऐसा लिखें कि आपको पता चल जाए कि वस्तु यहाँ रखी है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनाना है और आप अच्छे तरीके से उस जो फिगर है या डायग्राम है बहुत अच्छे तरीके से शो कर पाएँ। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन में बैठने वाले हैं और या कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी करते हैं आप, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। मात्र 10 से 20 सेकंड में आप बता पाओगे कि प्रतिबिंब यहाँ बनता है, छोटा या बड़ा। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, आप प्रीवियस पेपर में देख सकते हैं, जो भी परीक्षाओं के प्रीवियस पेपर देख सकते हैं जो होती है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे अब किस तरीके से अगले उसके लिए कि किस तरीके से तैयार होता है जब वस्तु कहाँ रखी हो। दोस्तों किसी दर्पण के सामने वस्तु रखी हो केंद्र पर, तो केंद्र के लिए समझेंगे हम कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। केंद्र के लिए समझेंगे हम कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और इसी पोजीशन को समझने के लिए हम इसका डायग्राम तैयार करते हैं। तो माना कि यह मुख्य अक्ष है, यह मुख्य अक्ष है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। दोस्तों ये मुख्य अक्ष हो गई।
जब भी वस्तु, इसका केंद्र कहाँ है दोस्तों, केंद्र मान सकते हैं कि यह केंद्र है इसका, और ये इसका फोकस है, यानी केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, उसका केंद्र फोकस कहते हैं, और यह केंद्र होता है। इसकी जो बीच की जो दूरी है उसको रेडियस यानी त्रिज्या कहते हैं, इसको F लिखेंगे और इसको C लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जब भी वस्तु उसके केंद्र पर रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनता है। इस तरीके से हमने वस्तु को खड़ा किया है, लिख सकते हैं यहाँ पर वस्तु है, तो इस वस्तु से किस प्रकार से प्रतिबिंब तैयार होगा वह सारी कंडीशनें हम देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं। इसको मान लिया है हमने ए बी, यानी वस्तु है वह है ए बी। अब हमें बनाना है, आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। आपको पता चल गया होगा कि प्रतिबिंब जो बनने वाला है इसके नीचे ही बनने वाला है। तो क्या है नियम, पहले नियम से करते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर समांतर आपतित होती है तो वह उसके मुख्य फोकस से गुजर जाती है। तो इसको ही लिख सकते हैं हम, पहले बनाएंगे इसको, जाएगी। अब दूसरा नियम क्या है दोस्तों कि जब भी कोई किरण किसी मुख्य फोकस से आती है, मुख्य जो फोकस है उससे आपतित होती है, तो वह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो अगली कंडीशन हम देख लेते हैं कि यह जो किरण है इसके मुख्य फोकस से ही आ रही है, इस दर्पण पर मुख्य फोकस से आई है। अब इसका परावर्तन होना है, तो दोस्तों परावर्तन के लिए यह किरण, अब ये किरण इसका परावर्तन हो जाएगा इस तरीके से, यानी आपतित किरण हो गई और ये हो गई परावर्तित किरण। तो इसको समझ सकते हैं दोस्तों, ये एकदम सीधी से आ जाएगी। दोस्तों पहला नियम क्या है कि जब भी कोई किरण किसी दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा पॉइंट था कि यह जो किरण है मुख्य फोकस से आई है और इसके पश्चात परावर्तन हो गया है तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई है। इसको देखेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो हो गई है, यहाँ पर यह किरण मिली है तो इसका जो प्रतिबिंब है यहीं पर उसका तैयार हो गया है, उसका इमेज क्या है, यही इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब। अब देख सकते हैं दोस्तों कि जहाँ पर केंद्र पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है एकदम वस्तु के बराबर है, वस्तु से सिर्फ उल्टा है और वास्तविक है। इस कंडीशन को आप समझ गए हैं, तो अगली कंडीशन पे चलते हैं हम। जैसे ही ये वस्तु फोकस तथा केंद्र के बीच में आएगी, प्रतिबिंब इधर की ओर बढ़ जाएगा, वस्तु इधर की ओर बढ़ रही है, तो कहाँ पहुंच जाएगा ये प्रतिबिंब जो है, इस C है ये पॉइंट जो है यानी केंद्र है, यह केंद्र तथा अनंत के बीच में आ जाएगा। तो हम उस कंडीशन को भी देखने वाले हैं और इस कंडीशन में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा उसको भी देखने वाले हैं। एक अच्छा सा दर्पण बनाते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है कि जब यह कोई दर्पण है, दर्पण के लिए इस तरीके से पॉलिश दिखा सकते हैं। इसकी मुख्य अक्ष हो गई है, इसको P4 पोल कहेंगे। और यहाँ जब वस्तु रखी जाती है, अवतल दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण की परिभाषा आपको याद होगी कि जब भी कोई किरण का परावर्तन उसके अंदर वाले तल से होता है तो वह अवतल दर्पण होता है, बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश होती है। तो अब हम देखेंगे वस्तु कहाँ रखी जाएगी, केंद्र तथा फोकस के बीच में। हम तो 3 कंडीशन पढ़ चुके हैं, चौथी कंडीशन पढ़ने वाले हैं। केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी होगी, फोकस यहाँ मानते हैं और केंद्र को यहाँ करते हैं, यानी ये C हो गया और ये F हो गया। तो वस्तु को रखते हैं केंद्र तथा फोकस के मध्य में, A B, ये क्या है, वस्तु है, यह वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब हमें तैयार करना है, यह प्रिंसिपल एक्सिस है,
अब हम देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो माना कि इससे कोई किरण इसके मुख्य के समानांतर जाती है। अब दर्पण पर पड़ी जैसे ही उसका परावर्तन होना है तो मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगी। मुख्य फोकस से होकर के उसका परावर्तन हो गया, यहाँ से लौट गई है ये किरण। जैसे ही दर्पण पर पड़ी है वैसे ही इसका परावर्तन हो गया है। अगली जो किरण है दोस्तों, हम ले सकते हैं कि एक मुख्य फोकस से होकर के ले लेते हैं। इससे वस्तु को थोड़ा यहाँ लिखते हैं, वस्तु को थोड़ा यहाँ लिखते हैं। इससे एक किरण लेते हैं, ये F पॉइंट है। इससे कोई किरण जा रही है, किसी दर्पण पर पड़ी है, ये आपतित किरण हो गई। अब इसका परावर्तन हो जाएगा तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि वस्तु से जो आने वाली आपतित किरण है उनका परावर्तन हो गया है और वह केंद्र से दूर मिल रही है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वह यहाँ बनेगा। आप देख पा रहे होंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है उससे बड़ा है। यह वस्तु है और यह इमेज है। आप देख रहे होंगे कि आप इमेज किस तरीके से बड़ा होता जा रहा है। तो जैसे ही वस्तु केंद्र तथा फोकस के मध्य में आई और प्रतिबिंब इधर को बढ़ गया है, तो इसको कह सकते हैं A डैश B डैश, A डैश B डैश। तो इसके लिए लिख दें दोस्तों इमेज के बारे में थोड़ा, यह कंडीशन है इसके लिए। और चौथी कंडीशन हम देखते हैं कि फोर्थ कंडीशन क्या है। यानी चौथी कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही वस्तु केंद्र फोकस पर पहुंचेगी तो प्रतिबिंब भी उसका अनंत पर पहुंच जाएगा। तो उस कंडीशन के लिए भी देख सकते हैं हम। यानी अब वस्तु रखी जाएगी उसके फोकस पर। किस पर रखी जाएगी? F पर। ये उसका F है और ये उसका C यानी केंद्र, ये उसका C है। तो हम देखेंगे कि जब वस्तु किसी दर्पण के सामने उसके दर्पण के फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। और आप समझ गए होंगे कंसेप्ट से कि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत पर बनेगा। क्यों बनेगा आप यह समझ गए, क्योंकि ये फोकस पर बस जैसे ही वस्तु फोकस पर आई प्रतिबिंब अनंत पर पहुंच जाएगा। और कैसा बनेगा? आकार में बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, वह वास्तविक बनेगा। वस्तु माना कि यहाँ रखी है, माना कि वस्तु यहाँ रखी है, वस्तु है यह। तो इसको थोड़ा अभी बाद में लिखते हैं ताकि ये साफ दिखाई दे। तो A डैश, A और B वस्तु है। तो इससे कोई किरण जब जाएगी इसके समानांतर तो उसका जो परावर्तन हो जाएगा मुख्य फोकस से हो जाएगा, यानी ये परावर्तित किरण। A भी थी, उससे किरण समानांतर गई और जैसे ही दर्पण पर पड़ी उसका परावर्तन हो गया और मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। अब हम देखते हैं कि F पॉइंट ये था दोस्तों, ये है F पॉइंट है। तो अब हम देखते हैं कि कोई किरण इसी वस्तु से केंद्र से होकर आती है। तो जो केंद्र वाली है यानी यह केंद्र से होकर के जाएगी, पहले जाएगी और फिर बाद में लौट जाएगी, यानी केंद्र से होकर के वापस लौट जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इसको इस तरफ खींचें तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इनके बीच की दूरी जो है कम होती जा रही है। इनके बीच की जो दूरी है वह कम होती जा रही है। दोस्तों इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसी भी वस्तु की कोई किरण उसके केंद्र से होकर गई है तो वह केंद्र से ही वापस लौट गई है। यानी किसी वस्तु का जो वस्तु से चलने वाली किरण है, किसी वस्तु से किसी दर्पण पर केंद्र से होकर आने वाली आपतित किरण उसके केंद्र से ही परावर्तित हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें दिख रहा है, यहाँ से स्पष्ट है कि यह जो किरणें हैं अनंत पे जाकर के मिल जाएंगी। इधर तो मिल नहीं सकती दोस्तों क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, इधर घट रही है। तो इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत पर बनेगा। यानी इमेज के बारे में लिखें तो हम लिख सकते हैं, इमेज के बारे में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है इसका वास्तविक बनेगा
उल्टा होगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, वह वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ये सारी कंडीशन है दोस्तों। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से प्रतिबिंब तैयार होता है। और इसकी लास्ट पोजीशन रह गई है कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ऐसी सारी कंडीशन है। और मैं यही भी बताने वाला हूँ दोस्तों कि किसी दर्पण का प्रयोग यदि हम कहीं भी करते हैं तो किस कारण के साथ उसका प्रयोग हम करते हैं। ऐसा क्या कारण है कि हम जो वाहनों की हेडलाइट्स हैं उसमें हम किसी भी दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं तो उस किस कारण से प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि यदि हम वाहनों की हेडलाइट्स में प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है वाहनों की जो हेडलाइट्स होती हैं। क्यों होता है ऐसा आपको मैं अभी समझाता हूँ। यदि आपने प्रकाश के परावर्तन नियम को पढ़ लिया है अच्छी तरीके से तो आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। और यदि आपने उस प्रकाश परावर्तन से जो भी नियम है आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहली वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो क्या है अवतल दर्पण के लिए क्या नियम है। दोनों दर्पणों के लिए एक ही नियम है प्रकाश परावर्तन का। तो लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों कि जब भी कोई किरण उस दर्पण के इस दर्पण के अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी जब भी कोई प्रकाश किरण इस दर्पण के सामने रखी वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, यानी दर्पण पर जो आए वह मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो, उसका जो परावर्तन होगा उस मुख्य फोकस से उसका परावर्तन हो जाएगा। यानी जब भी कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के सामने रखी वस्तु से उसके मुख्य, यही कारण है इस दर्पण का प्रयोग क्यों होता है। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई किरण इसके अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आती है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी दर्पण पर उसके फोकस से कोई किरण छोड़ें तो वह दर्पण क्या करेगा, अवतल दर्पण होना चाहिए। यदि किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर किसी किरण को हम उस दर्पण पर डालें तो वह दर्पण उन किरणों को मुख्य अक्ष के समानांतर कर देगा, यानी उनको बहुत दूर आगे को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा इसको हम देखते हैं कि जैसे ही इस पर कोई किरण आपतित होगी मुख्य फोकस से तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इसका मतलब है वह जो किरण है बहुत दूर तक जाएगी। यही कारण है कि बहुत लंबा यानी समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी वाहनों की जो हेडलाइट्स हैं उसमें हमें चाहिए कि बहुत दूर का दिखाई दे। यदि बहुत दूर का देखना है हमें तो प्रकाश किरणें बहुत दूर तक पहुंचनी चाहिए और बहुत दूर पहुंचाने के लिए हमें इस विधि का प्रयोग करना होता है। यही कारण है कि हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण को उसके मुख्य अक्ष के समानांतर कर देता है ताकि वह किरण बहुत लंबी दूरी तक जा सके। अब हम देखते हैं कि खंभों पर लगने वाली जो लाइट्स हैं उनमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उसमें किया जाता है उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, अभी मैंने आपको उत्तल दर्पण नहीं पढ़ाया है, थोड़ा सा अवगत कराया है, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और अगले क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से उसके लिए भी प्रतिबिंब बनाना बताएंगे किस तरीके से बनते हैं। तो उत्तल दर्पण की डेफिनेशन क्या है। यदि किसी प्रकाश किरण का परावर्तन उसकी उभरी हुई सतह से होता है तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है तथा उसकी एक जो दूसरी अंदर वाली साइड है उस पर पल्स होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि यह क्या करता है। उत्तल दर्पण जो करता है वह उन किरणों को फैला देता है, क्योंकि जो हेडलाइट्स हेडलाइट्स नहीं, खंभों पर जो लाइट्स लगाई जाती हैं उसके लिए चाहिए कि बहुत सारे एरिया में वो प्रकाश करें, यानी बहुत सारे प्रकाश एरिया को वो प्रकाशित कर दें। इसलिए ऐसा प्रकाश किरण पुंज चाहिए जो बहुत सारे एरिया में फैल जाए, सीधा ना जा करके बहुत सारे क्षेत्र में फैल जाए। तो उत्तल दर्पण यही कार्य करता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण पुंज या प्रकाश किरण हो, प्रकाश पुंज हो, कोई भी उस पर आपतित हो तो उनके लिए वो है फैला देता है। इसी कारण वह प्रयोग किया जाता है। तो सो गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए। और इसी तरह के कंसेप्ट तथा जो भी बेसिक टू एडवांस लेवल आपको पढ़ाया जा रहा है इसको पढ़ने के लिए आप हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। इसी तरह का कोई ना कोई कंसेप्ट आपके लिए जरूर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।